चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर सर कराने जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट की गहनता से बारीकी से जांच की जाती है और अपडेट इसको किया जाता है। अगस्त महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी भी एक्टिव कर दी है और आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जारी रखने की परमिशन पर आया है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया था। अब यह माना जा रहा है कि 28 जुलाई के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर पर ईसी की तरफ से कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 28 जुलाई को दोबारा सुनवाई होनी है। हालांकि कई विपक्षी दल और लोग इस रिवीजन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते योग्य नागरिक अपने मताधिकार का, अपने वोट खो सकते हैं, वोट से वंचित हो सकते हैं। ये सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? क्या आज से पहले ये हमारे देश में, हमारे देश के राज्यों में नहीं हुआ है? आखिर इस बार क्या आपत्ति है राजनीतिक दलों को जो कोर्ट जाना पड़ा? किन राज्यों में ये रिवीजन कब कुछ किया गया है? तमाम बातों के लिए नवभारत टाइम्स पॉलिटिकल एडिटर नरेंद्र नाथ मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटॉक हमारे कार्यक्रम का नाम है। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। ये एसआईआर सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कई सारे नाम इसके और उतनी ही बड़ी बला सी नजर आ रही है। ये थोड़ा पहले समझाइए। और उसके बाद अब ये लोगों में भी डर आ गया है कि भाई बिहार की बात हो रही थी और बिहार के बाद अब पूरे बाकी राज्य भी होने वाला है। ये डर वाकई कितना जरूरी है या ये हवा बन गया है? देखिए, इसके दो पहलू हैं जी। अगर आप देखेंगे तो अगर आप पहले अगर मुड़ के देखेंगे तो वोटर लिस्ट अपडेट कोई नई प्रक्रिया नहीं है। जैसा आप जानते हैं, जैसे अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो खुद कई आपने ये फैक्ट देखा होगा 2003 के बाद पहली बार हो रहा है मतलब कंप्लीटली। तो साल 2003 में हुआ था और एक समय के पास होते रहता है। हर चुनाव से पहले कुछ नाम जुड़ते हैं या कुछ नाम होते हैं। ये एक सामान्य से प्रक्रिया है। तो अगर ये सामान्य से प्रक्रिया है तो इस बार इतना विवाद क्यों इसका इस तरह से राजनीति मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो मेरे हिसाब से इसके तीन पहलू हैं। एक पहलू, जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस बार जो नया किया है, इस बार नया है कि और बार जब सबका नाम जुड़ता था या हटता था तो कहीं ना कहीं ये ओनस इलेक्शन कमीशन और लोकल प्रशासन के पास होता था कि वो लोगों का नाम जोड़े। वो प्रोसेस जो होता था इंक्लूजन का होता था, वो एलिमिनेशन काउंट नहीं करता था। अच्छा, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये आप 11 डॉक्यूमेंट दिखाइए, नहीं तो आपका नाम हट जाएगा। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो टोटल जो मैसेजिंग था वो आ गया कि जैसे हम नाम जोड़ने नहीं, नाम काटने जा रहे हैं। तो वहां मैसेजिंग गलती हो गई। लेकिन कायदे से इनका नाम जोड़ने का प्रोसेस था। लेकिन साउंड ऐसा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो हम आपका नाम हट जाएगा। तो कहीं पहली बात कि एक सामान्य प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने अपने संदेश कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। किसी को, मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक दल हो, कोई संगठन हो, कोई नागरिक हो, किसी को इस बात पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट नियमित तौर पे अपडेट होनी चाहिए। जो 18 साल से ऊपर है उनका नाम जुड़े, जो लोग मर गए हैं उनका नाम हटे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आ गए हैं। अगर मैं जैसे खुद मैं बिहार से हूँ, मैंने अपना नाम गाजियाबाद में अपडेट करा दिया तो मेरा नाम बिहार से हट जाए। तो ये कहीं से इसमें कोई गलत नहीं था। गलत जो कई सारे जो इस पे सवाल उठे कि क्या 11 जो डॉक्यूमेंट दिए गए, क्या इसके अलावा कुछ नहीं माने जाएंगे। जिस तरह से इतने कम समय में आप खुद देखें, अगर किस तेजी से हो रहा है। और बिहार में अगर आप किसी से पूछें, किस बिहार जैसे एक बड़े स्टेट में जहाँ पे 7 करोड़ वोटर है, वहां पे 1 महीने में सबका नाम काट के जो भी जैसे हो, इतनी तेजी से थ्योरेटिकली आप समझ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली परफेक्शन के साथ जोड़ना ये बहुत, एक आयोग ने खुद से एक ऐसा चैलेंज ले लिया जहां पे विवाद होना ही था।
अच्छा, तो अब इस बात पर यह भी है कि मौका भी मिल गया विपक्षी दलों को, एक तरह से कहें कि जलेबी की संज्ञा दे दी है यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से। दूसरी तरफ से अदालत का भी उन्होंने रुख कर लिया। अब 28 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। एक टेक्निकल चीज ये निकलकर सामने आई कि भाई आधार कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई हम वोटर हैं। ये कंफ्यूजन किस तरह से आई, क्योंकि इस कंफ्यूजन को समझना इसलिए जरूरी है कि बिहार के लोगों में जहां पर अभी एसआईआर चल रहा है वहां के लोगों को समझना जरूरी है। और अगर इलेक्शन कमीशन बाकी राज्यों में इसको लागू करते हैं या अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर लागू करते हैं तो उन लोगों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे बात आई कि शुरुआत अगर सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरह इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही एग्रेसिवली किसी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सीधे नहीं कहेगी, एक रिक्वेस्ट ही कर सकती है। तो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने का रिक्वेस्ट ही बहुत ही अहम था कि आप राशन कार्ड, आधार, ये चीज या अपने ही आपका ही दिया हुआ जो वोटर आईडी है उसको आप मानिए। चुनाव आयोग ने 3 चीज कहा, आधार, वोटर आईडी एंड आधार। ये तीनों चीजों को आप मानिए और बाकी आपके अच्छा अगर आप देखें तो इवन किसी भी राजनीतिक दलों ने भी, विपक्षी ने भी वोटर इसको आप नाम जोड़िए या हटाइए इस पे चैलेंज नहीं किया है। चैलेंज किया कि जिस तरीके उनके तरीकों पे किया है। तो अब जैसे ये बात आई तो कल आपने देखी होगी खबर चली कि चुनाव आयोग ने एक डीब्रीफिंग में या ये कहा कि कई सारे विदेशी नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के वोटर बन गए यहाँ पर ठीक बात बिहार में और उनके पास आधार मिला था, आधार के बदौलत उन्होंने कर दिया है। तो पहली बात एक खुद आयोग ने कहीं ना कहीं एक आधार पे एक सवाल कर दिया, वो एक अलग विषय बहस का विषय है, उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन खुद जैसे आज आपने कुछ रिपोर्ट भी देखी होगी 2019 में पार्लियामेंट में चुनाव आयोग एक सवाल पूछा गया था कि क्या कुछ विदेशी को भी वोटर आईडी दिया गया है गलती से, क्या क्या ऐसी जांच में ऐसी कुछ बात सामने आई है कि भारत में आके कई विदेशियों ने अपना वोटर आईडी बना लिया है। उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि ऐसा बहुत ही विरले हुआ है, लगभग नहीं के बराबर है और सिर्फ 3 तेलंगाना, बंगाल और शायद कोई राज्य था, बिहार नहीं था, बिहार नहीं था। तो सिर्फ इस 3 राज्यों में बहुत, और वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल संख्या में ऐसे मामले आए। इसीलिए मतलब चुनाव आयोग का जो आंसर 2019 में जो दिया गया है संसद में, उसके अनुसार 2019 तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी। विदेशी आ गए, ये आ गए और अचानक कल हम लोगों को पता चल रहा है चुनाव आयोग से कि कई सारे विदेशी आ गए। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंट्राडिक्शन सामने आ रहे हैं। मतलब राजनीति खुद आयोग के अपने तमाम जो दस्तावेज इन सालों में 4-5 सालों के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के आधार पे जो इनके जो अलग अलग जो बयान आए उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रही। अगर आप देखिए 19 में कोई भी विदेशी के पास नहीं है, 19 से 23 के बीच में कौन सी ऐसी वजह हो गई या कौन सा ऐसा कुछ हो गया जो ऐसे लाखों बन गए विदेशी। अगर ऐसा सवाल है तो ये फिर एक अलग दिशा में बहस बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल पूछे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि जो हम अभी बात कर रहे हैं चुनाव, उसने साफ कहा कि वोटर अपडेट करना सामान्य प्रक्रिया है, इसमें हमको हमारा दखल नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग को करना चाहिए। लेकिन व्यवहारिकता और जनता को दिक्कत न हो, ये 2 चीजें तो देखने ही पड़ेंगी। और अभी जब हम लोग बात करेंगे कि 2 बात मूल है कि लोगों को क्या दिक्कत हो रही है और क्या जो चुनाव आयोग ने जो शर्तें रखी हैं वो क्या व्यवहारिक है। इस दोनों का जवाब मिलना है और बाकी पूरे इंडिया में हो और होना ही चाहिए, पूरा इंडिया में होगा भी। मुझे नहीं लगता ये प्रोसेस रुकेगा, रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो व्यवहारिक जो सवाल उठ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन बातों में तमाम मीडिया में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अलग अलग चीजें होंगी। आम वोटर को किसी तरह से घबराने की, परेशान होने की जरूरत तो नहीं है कि उसका वोट कट जाएगा
वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएगा। उसके पास अगर फला डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो फिर वो अपना नाम अपनी अगर 18 साल का होता है तो वोटर लिस्ट में ऐड नहीं करा पाएगा, या उसका, जैसे आपने अपना खुद का उदाहरण दिया, अगर उसका एड्रेस चेंज होता है, वो नई जगह पर वोटर बनना चाहता है तो उसमें उसको दिक्कत आएगी। आम लोगों के लिए आज की तारीख में किसी परेशानी की जरूरत तो नहीं है। देखिए, इसमें वही परेशानी की बात, जैसे कई लोगों से मेरी बात हो रही है, मैं भी बिहार में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें दो तबका है। इसमें जो सबसे जो दिक्कत हो रही है, दो ही तबके को सबसे अधिक हो रही है। अब जैसे 2003 के पहले के वोटर हैं जिनका पास कार्ड है, उन वो तो इस प्रोसेस में उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कंप्लीटली हटा दीजिए, ठीक है। वो होगा। बाकी बचे, बाकी में दो कैटेगरी हो रहे हैं। एक जो वहां पे है लेकिन वो गरीब हैं या जिनके पास कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहे उनके पास, एक वो तबका है। और दूसरा तबका हम लोग जैसा जो माइग्रेंट है, जो कई सारे माइग्रेंट में हमारे जानने वाले, आपके जानने वाले यहाँ आके यहाँ के वोटर बन गए, जैसे हम आज तक नहीं बने, हम वहां आके रहे। भाई दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में तो 80% लोग दिल्ली एनसीआर में तो बाहर के आए हुए हैं। हाँ, लेकिन उसमें कई लोगों ने इन द मीन टाइम बना लिया अपना वोटर आईडी, कोई वसुंधरा में, कोई वैशाली में, कोई गाजियाबाद में, कोई दिल्ली में, संगम बिहार में, अलग अलग जगहों पे उन्होंने बना लिया। कई लोगों ने नहीं बनाया, कई लोग अभी भी जाते हैं इलेक्शन के दौरान में। तो उन लोगों को थोड़ा सा सवाल, हाँ, उन लोगों के लिए, जैसे हम लोगों के लिए अभी क्लियरिटी बहुत नहीं आई है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट जमा। अभी तो कहा जा रहा है कि नहीं, वो कुछ नहीं, आप जरा अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे किस तरह से उसका वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ हमारे जानने वाले बता रहे हैं कि उनका घर गया था। आप जानते हैं कि अब कह रहे हैं कि कोई ना कोई घर तो वहां मिल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं मेरा घर है वहां पे, मेरे साथ हमारे फादर यहीं रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, वहां घर बंद रहता है। अब वहां पहुंचा, यहाँ कोई नहीं रहता है, तो मुझे तो पता नहीं है ना वहां बीएलओ ने क्या किया। मेरे पास सोर्स होगा तो मैं वहां के सीओ को फोन कर लूंगा या बीएलओ को फोन कर लूंगा। कई सारे लोग होते हैं यहाँ पे खुद ही काम में लगे रहते, वो कहाँ से इतना पता लगाएंगे या क्रॉस करेंगे कि उनका नाम काटा या नहीं काटा। इस तरह के बारे कई, एक बड़ा वर्ग है। और दूसरा जो, जिस तरह से आप 11 डॉक्यूमेंट का देखिए, उसमें आधार नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, वोटर आईडी नहीं मानेंगे। इसके अलावा और क्या होता है? जमीन का कितना पेपर होता है या सरकारी कागज कितना होता है? यही 3-4 चीज। अगर गाँव में जाएंगे अब गरीबों के पास तो यही 3-4 चीज मिलेगा। तो ये जो दो तबका है उसके लिए अभी चैलेंज है, और उसको आगे जो जब फाइनल अपडेशन जब होगा उनमें कितना सफर करेगा वो देखना पड़ेगा। अच्छा नरेंद्र जी, सवाल ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन की इस प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक दलों ने कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब आगे आने वाले वक्त में पार्लियामेंट का सेशन भी होगा और राजनीतिक दलों की तरफ से सीधा केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिए गए हैं इसके मार्फत। तो क्या आपको लगता है सीए, एनआरसी या वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर इस मुद्दे को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी और बिहार में इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश की जा सकती है महागठबंधन की तरफ से कि देखिए आपके वोट काट दिए गए? क्या ये बड़ा मुद्दा बन सकता है आगे आने वाले वक्त में? विपक्ष इसको उठाएगा पार्लियामेंट में और आगे ग्राउंड पर? सारा देखिए, सारा हाँ, ये सही बात है क्योंकि सेशन 21 तारीख से है। हाँ, वहां से तो ऑब्वियसली ये पहले दिन उठेगा, लेकिन आप जानते हैं संसद सत्र का जो ट्रेंड होता है, पहले के 2-3 दिन तक काम होता नहीं है, हंगामा होता है, नहीं चलता है। तो एक कई सारे इशू उठेगा, ऑपरेशन सिंदूर या बाकी कई सारे, उसमें एक इशू भी होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू का 3 दिन की, फिर उसके बाद 28 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी के साथ चुनाव आयोग को दे दिया कि नहीं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और कोई आप इसमें कोई रोक नहीं है और जैसे आप कर रहे हैं आप वैसे कीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हो जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का नैरेटिव कमजोर हो जाएगा फिर। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में जो डबल बेंच ने इसको स्क्रूटनी किया, फिर समय दिया, फिर सारे आयोग के डॉक्यूमेंट देखे, फिर डॉक्यूमेंट उनका डोमेन देखा और उसके बाद आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आयोग ठीक कर रही है। तो कहीं ना कहीं आयोग के लिए या गवर्नमेंट के लिए फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली क्लीन चिट दे दी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक रिवर्स में अगर आयोग ने इसमें आधार को या बाकी सब चीजों में अपोजिशन की बात मानते हुए कुछ बदलाव कर दिया आयोग के डिसीजन प्रोसेस में, तो फिर विपक्ष के लिए थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। तो फिर सरकार शांत हो जाएगी, आयोग उसको एकोमोडेट कर लेगी, फिर मामला खत्म हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट में आइदर वे में ये बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। अच्छा, एक ही साइड से होना ही होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पीछे मामला है, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे देना है।
तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए वो होगा नहीं। दूसरा जो पक्ष कह रहे हैं लेकिन इसके पॉलिटिक्स की, मैं एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जैसे आप मैं विपक्ष का आरोप है कि इसमें मूल रूप से उनके जो वोटर हैं और बी स्पेसिफिकली कई सारे मुस्लिमों का वोट कट जाएगा, ये एप्रीहेंशन पार्टी का है। लेकिन अगर आप ऑफ रिकॉर्ड इवन लोकल जेडीयू या बीजेपी नेताओं के से भी बात करें, वो उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ये हमारे उल्टे आ जाए बैक। तो पूरे प्रोसेस को लेकर रूलिंग पार्टी भी बहुत, उनके जो लोकल नेता है वो बहुत श्योर नहीं है इसका क्या आउटकम क्या होगा। प्रोसेस तो शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही श्योर है कि इनको फायदा हो जाएगा या ऑपोजिशन को नुकसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि माइग्रेंट लोग बहुत कट रहे हैं। नहीं, लेकिन चूंकि आप खुद बिहार से भी आते हैं, आप राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। अगर हम 2015 के बिहार इलेक्शन को देखें तो उस दौरान मोहन भागवत की तरफ से एक बयान आ गया था जिसको उस वक्त जेडीयू और आरजेडी ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस तर्ज पर लड़ा था कि आरक्षण को ये मिटाना चाहते हैं। फिर उसी तर्ज पर इस बात को अब इस बार कांग्रेस और जेडीयू गठबंधन मिलकर इस तरह से नहीं पोर्ट्रे कर सकता, इस तरह का नैरेटिव नहीं बना सका कि बिहार के वोटर के मन में कि देखिए ये तो अब आपकी वोट पर भी डाका डालने आ गए, अपने तबके को मजबूत करने के लिए, जो एम वाई समीकरण माना जाता है। मेरी बात सीमांचल में एक मुस्लिम लीडर से बात हो रही थी, आरजेडी के हैं, तो उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प बात कहा। बोला कि ये अगर 2017, 18 या 14, 15 या मतलब 2019 से पहले आया होता ना, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती और तब रियल खतरा होता। उनका कहना था कि कौन सी पार्टी के नेता थे आप, क्या बताया आपने? वो ऑपोजिशन के थे। अच्छा, अपोजिशन, ठीक है, ओके ओके। 18-19 से पहले अगर ये एसआईआर आता ना तो खास करके मुस्लिमों को बहुत दिक्कत होती और यकीन माने कि बहुत नाम कट जाते। उनका कहना था कि जब सीए एनआरसी आया और उस समय जो आंदोलन हुआ, तो आंदोलन अपनी जगह पे है, लेकिन उन लोगों ने और तमाम लोगों ने मिलके उस वक्त कई सारे गांवों में गांव जाके स्पेशल ड्राइव करके उन लोगों ने, उनके मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए। और उनका कहना था कि आज की तारीख में उनके इलाके में किसी भी दूसरे लोगों के अपेक्षाकृत मुस्लिमों के पास जितने डॉक्यूमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो सारे हैं। तो वो हमको तो दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैं कुछ मिथिलांचल में कुछ अपर कास्ट गांव में बात हुई है। अब जैसे आप अगर गांव में हैं, अगर यहाँ काम कर रहे हैं आप, तो आप बड़ा श्योर नहीं होते ना कि ठीक है, और गांव में इतने डॉक्यूमेंट बनाने की, जमीन दाखिल पर्चा, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप ये इसकी नहीं आता। अभी आप देखिए ना, कुछ दिन पहले बात आई थी लैंड सर्वे की, कितने लोग परेशान थे। वंशावली चाहिए तो दाखिल खारिज चाहिए, किसी के पास कुछ नहीं था। फिर मैं खुद बोलूं, अगर मेरे पास, अगर मैं गांव जाके अगर मुझे डॉक्यूमेंट तुरंत बनाना तो ये बड़ा कि बहुत जिस तरीके से सहज, इसीलिए मैंने कहा जो लोकल लेवल पे जो इवन रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत श्योर नहीं किस तरह से ट्रांसलेट होगा। को सपोर्ट करना है, लेकिन वो भी थोड़ा सा इस पूरे प्रक्रिया को लेकर और जिस आपाधापी में की जा रही है। अब देखिए ना, 1 महीने में ये बनना है। 1 सितंबर को मेरे हिसाब से उस नया वोटर लिस्ट सामने आ जानी, जो भी डेट देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये आखिर में किधर जाएंगी, नहीं जाएंगी, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन क्या देती है। उससे बहुत कुछ क्लैरिटी। लेकिन फाइनली इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है कि वो अब देश के सभी राज्यों में इसको करने जाएंगे और अगले साल, जो चाहे केरल की बात, तमिलनाडु की बात हो, असम की बात हो, या पौंडीचेरी में भी चुनाव होने हैं, तो वहां पर भी पूरी तरह से वोटर लिस्ट रिवाइज की जाएगी। हाँ ठीक है, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ना कोई विवाद है, ना विवाद होना चाहिए, ना कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए कि वोटर लिस्ट अपडेट हो, समय समय पे उसकी समीक्षा हो, पुराने नाम हटे, नए नाम जुड़े। मुझे नहीं लगता कि ये कंसेप्ट जो चुनाव आयोग का जो एक नॉर्मल कंसेप्ट है, इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए।
ये बिल्कुल सही है। जैसे नियमित नहीं, तौर 2000 पे ज्यादातर कंफ्यूजन यही कि 2003 और 2004 के बाद अब हो रही है भाई। आपकी अगर जनगणना होती है वो तो हर 10 साल में होती है, किसी कारण से अभी हाँ, पीछे नहीं हो पाई ठीक थी। है, जो हुआ, लेकिन ये हाँ। एक फिक्स अब इलेक्शन कमीशन की इस टाइमिंग पर कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन उसमें जाकर आप जैसे कह रहे हैं, जैसे अगर इसमें आधार दे देगा कि अपने आप हाँ, मान लीजिए, या राशन कार्ड दे देगा, तो मुझे लगता है कि उसी समय अगर आप देखिएगा 28 तारीख को आयोग ने कह दिया कि आधार भी इंक्लूड कर लेते हैं हम। हाँ, देखिए उसी समय ये सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा, चुपचाप से होगा, आपके पास कोई जानकारी नहीं आएगी कि वो चल रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बना प्रोसेस से अधिक, जिस तरह से कहा गया कि आप जैसे होता है ना कि अगर सरकारी सिस्टम में या जुडिशरी में कहा जाता है कि ओनस सिस्टम पे होता है प्रूफ करने का, कोई गलती है नहीं है, ये यहाँ पे आयोग के पास होना चाहिए था ओनर्स की, वो प्रूफ करे कि आप सिटीजन हैं या आप मदद करे। अगर आयोग को करना था, अगर यहाँ पे क्या कई लोग, कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि अगर आपको ये करना था उससे पहले अब राज्य सरकारों से, अभी जैसे अब खबर आ रही है कि इंटरेस्टिंग, आपको बताऊं कि खबर आ रही है कि अब जैसे बंगाल में मेरी कुछ बात हो रही थी। अब बंगाल में जैसे अभी कुछ दिन जो घर द्वारी वाली जो ये जो आई थी स्कीम, तो बंगाल में ममता गवर्नमेंट कर रही है क्या कि वो ये पूरे एक प्रशासन को हर घर पे भेज रही है। वो जो 11 अच्छा, डॉक्यूमेंट है ना, सबको डॉक्यूमेंट बना रही है। तो अच्छा, वो सबके लिए कि आयोग जब आएगा तो सबके पास घर घर जाके कम से कम वो इंश्योर करेगी कि 11 हाँ, डॉक्यूमेंट में हर के पास एक डॉक्यूमेंट हो जाए। हाँ, तो धीरे-धीरे कल जाकर वो फिर मुद्दा नहीं होगा, जब सब समझ जाएगा, लोग पहले से डॉक्यूमेंट बना के रख लेंगे। अभी हाँ, हाँ, बिहार में हो रहा है तो आप जरा पता कीजिए कि झारखंड में चुपके से बना रहे होंगे। तो ये हाँ, अभी का मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि अगले 15-20 दिनों में ये सेटल हो जाएगा। ठीक है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ, क्योंकि अभी तक आयोग ने किसी भी तरह से बैकअप होने का कोई सिग्नल नहीं दिखाया है। आयोग अपने फैसले पे बहुत अडिग दिख रही है कि हम किसी भी तरह से कोई गलत नहीं है और हम इसे पूरी पुख्ता तरीके से इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। जी। जी, नरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस खबर का पूरा आपने एनालिसिस किया। बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहेंगे और उम्मीद यही है कि जो कन्फ्यूज़न है, जो बादल एक तरह से कहें कि संकट के मंडराते हुए दिखाई दिए थे, वो छटेंगे पूरी तरह से और 28 तारीख को जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की होगी, तो पूरी तरह से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर क्लैरिटी आ जाएगी, ना सिर्फ बिहार को लेकर बल्कि बाकी तमाम राज्यों, हमारे पूरे देश के हर वोटर के लिए, और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नवभारत टाइम्स के साथ लगातार बने रहिए। कमेंट करके जरूर आप अपनी राय इस प्रोग्राम के लेकर रखिएगा। फिलहाल आज पॉलिटेक में इतना ही। नमस्कार।